Good morning to all of you. This is your second lesson from your Beehive book. I will teach you this lesson, so please listen carefully. The sound of music. इसके जो ऑथर हैं, ऑथर का क्या नाम है? डेबोरा काउली। डेबोरा काउली इसके क्या हैं? ऑथर हैं। इसके क्या हैं? लेखक हैं। तो इस लेसन का क्या नाम है? लेसन का नाम आपसे पूछा जा सकता है द साउंड ऑफ ए म्यूजिक। और इसके ऑथर का क्या नाम है? डेबोरा काउली। तो ये पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, भाई लेसन का नाम बताओ, इसके ऑथर का नाम बताओ। तो आज इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हम पढ़ेंगे। एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड। एवलिन ग्लेनी आवाज़ को सुनती है। विदाउट हियरिंग इट। विदाउट हियरिंग इट, यद्यपि वो इसको सुन नहीं सकती, लेकिन फिर भी वो आवाज़ों को सुनती है। यानी उसके कानों से सुना नहीं जाता क्योंकि वो बहरी है, लेकिन फिर भी वो आवाज़ों को सुनती है। एवलिन गिलेनी लिसन्स टू साउंड्स, यानी एवलिन गिलेनी आवाज़ों को, जो साउंड्स होती है, जो ध्वनि होती है, जो आवाज़ होती है, उसको सुनती है वो। विदाउट हियरिंग इट, यद्यपि जो उसका जैसे भी कान से हम सुनते हैं तो वो कानों से नहीं सुनती, लेकिन वो फिर भी साउंड को क्या कर लेती है? महसूस कर लेती है, और जो हम बोलते हैं तो उसको सारा समझ में आ जाता है। बिफोर यू रीड, यानी आपको पता होना चाहिए इन बातों का। गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग। गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग, तो भगवान ने क्या किया? गॉड मे हैव टेकन, गॉड मे हैव टेकन, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग। गॉड मे हैव टेकन, भगवान ले सकता है, हर हियरिंग, उसकी सुनने की शक्ति, यानी भगवान ने उसकी सुनने की शक्ति ले ली। भगवान ने उससे उसकी सुनने की शक्ति छीन ली। किससे? एवलिन ग्लेनी से। बट ही हैज गिवन हर बैक, लेकिन उसने उसको कुछ लौटाया। समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ असाधारण बात उसने उसको लौटाई, कुछ ऐसी असाधारण चीज उसको दे दी जो सभी के पास नहीं होती। भगवान ने एवलिन ग्लेनी से उसकी सुनने की शक्ति तो ले ली, लेकिन बदले में कुछ उसको ऐसा दे दिया जो कैसा था? समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो कुछ कैसा था? असाधारण था। वट वी हियर, जो हम सुनते हैं। सी फील्स, एवलिन ग्लेनी उसको महसूस करती है। हम तो कानों से सुनते हैं, वो उस चीज़ को महसूस कर लेती है। फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, हमसे भी ज़्यादा गहराई से, यानी हमसे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से। डैट इज वाई, यही कारण है। सी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, वो संगीत की इतनी अच्छी तरह से प्रस्तुति देती है। यही कारण है कि जो हम अपने कानों से सुनते हैं वो उन चीज़ों को अच्छी तरह से समझ लेती है, लेकिन उसको कानों से तो नहीं सुनता, लेकिन उन सभी चीज़ों को समझ लेती है, और इसी कारण से वो संगीत में इतनी अच्छी प्रस्तुति देती है। रीड द फॉलोइंग अकाउंट, अब ये जो आगे जो कहानी है ये हमें पढ़नी है। ऑफ ए पर्सन, जो एवलिन ग्लेनी के बारे में है। हु फोर्ट अगेंस्ट ए फिजिकल डिसेबिलिटी, और जिसने किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी है? शारीरिक अपंगता के खिलाफ। एंड मेड हर लाइफ ए सक्सेस स्टोरी, और अपने जीवन में क्या हासिल कर ली उसने? सक्सेस। अपने जीवन में एवलिन ग्लेनी ने क्या हासिल की? सफलता हासिल की। रस आवर क्राउड्स, रस, रस होता है व्यस्त। रस आवर क्राउड्स, यानी व्यस्त समय था। क्राउड्स, और बहुत ज़्यादा भीड़ थी। समय कैसा था? यानी व्यस्त समय था, और भीड़ भी बड़ी ज़्यादा थी। जोस्टल, बड़ी ही धक्का मुक्की हो रही थी। फोर पोजीशन, स्थान लेने के लिए, स्थान बनाने के लिए। कहाँ पर? ऑन द अंडरग्राउंड, जो भूमिगत, जो भूमिगत, जो ट्रेनों का जो प्लेटफार्म होता है, जहाँ पर जहाँ की ट्रेन आती जाती है, प्लेटफार्म वो जगह होता है जहाँ आदमी भी, जहाँ से आदमी ट्रेन में सफ़र करते हैं, जहाँ से आदमी ट्रेन में बैठते हैं, तो उस जगह, तो भूमिगत जो ट्रेन का जो प्लेटफार्म था, वहाँ पर अपनी जगह पाने के लिए बड़ी ही धक्का मुक्की हो रही थी, और बड़ा ही व्यस्त समय था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। ए स्लाइट गर्ल, एक दुबली पतली सी लड़की। ए स्लाइट गर्ल, लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स,
जो अपने 17 वर्षों से थी, तो वो 17 वर्ष की, लेकिन वो 17 वर्ष की दिख नहीं रही थी, तो लुकिंग यंगर, वो जो जो ज़्यादा जवान लग रही थी, देन हर 17 ईयर्स, अपने 17 वर्षों से या अपने 17 वर्ष की उम्र से जो ज़्यादा युवा लग रही थी, वाज नर्वस, वह घबराई हुई थी। एवलिन कैसी थी? एवलिन घबराई हुई थी। येट एक्साइटेड, फिर भी वो क्या थी? उत्तेजित थी। एज ही फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, जब उसने आ रही ट्रेन के कंपनों को महसूस किया, जब उसने आ रही ट्रेन के कंपनों को महसूस किया, उस वक्त वो बहुत ज़्यादा क्या थी? एक्साइटेड थी, उत्तेजित थी, एंड नर्वस, और घबराई हुई भी थी। इट वॉज हर फर्स्ट डे, यह उसका पहला दिन था, यह उसका पहला दिन था, एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, जो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक है, जो कि कहाँ पर है? लंदन में है। तो लंदन में उसने अपनी पहली प्रस्तुति दी थी। कब दी थी भाई? कितने वर्ष की उम्र में दी थी? 17 वर्ष की उम्र में दी थी। एंड डांटिंग एनफ, और पर्याप्त मात्रा में भय बना हुआ था, फॉर एनी टीनेजर, जो किसी भी किशोर को हो सकता है। टीनेजर जो कोई भी किशोर व्यक्ति होता है, तो उसको जो भय था, तो ऐसे ही उसको भी भय था। फ्रेश फ्रॉम ए स्कॉटिश फार्म, और वो कहाँ से आई थी? वो स्कॉटलैंड से आई थी। कहाँ से आई थी? स्कॉटलैंड से आई थी। तो वो कहाँ की रहने वाली थी? वो स्कॉटलैंड की रहने वाली थी, स्कॉटिश फार्म। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन, लेकिन इससे संगीतज्ञ बनने की जो इच्छुक लड़की थी, एस्पायरिंग का मतलब, एस्पायर होता है इच्छा रखने वाली, एस्पायर का मतलब क्या होता है? इच्छा रखना। और उसकी इच्छा क्या थी? म्यूजिशियन, संगीतज्ञ बनने की उसकी इच्छा थी। किसकी इच्छा थी? एवलिन ग्लेनी की। फेस्ड ए बिगर चैलेंज, उसने एक बड़ी चुनौती का सामना किया। फेस्ड ए बिगर चैलेंज देन मोस्ट, ज़्यादातर व्यक्तियों से, ज़्यादातर लोगों की तुलना में उसने एक बड़ी चुनौती का सामना किया। सी वॉज प्रोफाउंडली डीफ, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बहरी थी। जो एवलिन ग्लेनी थी, वो क्या थी? वो बहुत ही ज़्यादा बहरी थी। क्या आप एवलिन ग्लेनी का जो नाम है, कंप्लीट नेम, क्या वो जानते हैं? तो उसका एवलिन ग्लेनी का जो नाम था, डेम एवलिन एलिजाबेथ एन। क्या कंप्लीट नाम था उसका? डेम एवलिन एलिजाबेथ एन। उसका जन्म कब हुआ था? 19 जुलाई 1965। उसका जन्म कब हुआ था? 19 जुलाई 1965। और वो लड़की क्या थी? वो बहुत ज़्यादा बहरी थी। शी वाज प्रोफाउंडली डीफ। एवलिन ग्लेनी लॉस ऑफ हियरिंग, एवलिन ग्लेनी की जो श्रवण क्षमता है, जो सुनने की जो शक्ति थी, वो उसे कब छिन गई? हैड बिन ग्रेजुअल, यानी वो धीरे धीरे, उसकी शक्ति, सुनने की जो श्रवण शक्ति है, वो कब उससे जाती रही? वो धीरे धीरे उसकी सुनने की शक्ति नष्ट हुई। ग्रेजुअल का मतलब था धीरे धीरे। लॉस ऑफ हियरिंग यानी सुन, श्रवण क्षमता। तो एवलिन ग्लेनी की जो श्रवण क्षमता है, वो धीरे धीरे क्या हुई? नष्ट हुई। हर मदर रिमेंबर्स, उसकी मम्मी को याद है, नोटिसिंग समथिंग, उसकी मम्मी किसी चीज़ को भाई नोटिस कर रही थी, भाई वाज रोंग, भाई कुछ ना कुछ गलत हुआ है। उसकी मम्मी को याद है कि कुछ ना कुछ गलत हुआ था। वहन द 8 ईयर्स ओल्ड एवलिन, जब एवलिन की उम्र 8 वर्ष की थी, तो उस समय वो वक्त उसकी मम्मी को याद है, वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो, कि एवलिन उस वक्त पियानो बजाने का इंतजार कर रही थी, यानी एवलिन की टर्न आने वाली थी पियानो बजाने में, यानी उसके स्कूल वगैरह का समय था। तो स्कूल में जैसे उसकी मम्मी भी वहाँ पर बैठी हुई थी और एवलिन भी वहाँ पर बैठी हुई थी, और एवलिन की टर्न आने वाली थी पियानो बजाने में। दे कॉल्ड हर नेम, स्कूल वालों ने उसका नाम बुलाया। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिड नॉट मूव, और वो अपनी जगह से नहीं हिली। शी डिड नॉट मूव। आई सडनली रियलाइज्ड, मेरे को अचानक से एहसास हुआ, एवलिन ग्लेनी की जो मम्मी है उसको अचानक से एहसास हुआ, शी हैड नॉट हर्ड, कि उसको वे बातें सुनाई नहीं दी। शी हैड नॉट हर्ड, सेज आइसाबेल ग्लेनी। तो आइसाबेल ग्लेनी कौन है? ये एवलिन ग्लेनी की क्या है? मदर है। तो आइसाबेल ग्लेनी क्या कहती है? भाई जो एवलिन थी, उसकी जो डीफनेस है, उसका जो बहरापन है, वो सबसे पहली बार नोटिस में कब आया है? जब उसकी उम्र, एवलिन ग्लेनी की उम्र कितनी थी? 8 वर्ष की थी। जब स्कूल में कोई फंक्शन हो रहा था और जब उसकी पियानो बजाने की टर्न आने वाली थी, बारी आने वाली थी, तो उसका नाम पुकारा गया, लेकिन उसने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, तो उसने उसको वे बातें सुनाई नहीं दी।
फॉर क्वाइट ए वाइल, थोड़े समय तक, फॉर क्वाइट ए वाइल। एवलिन मैनेज्ड, एवलिन सफल रही, टू कंसील हर ग्रोइंग डिफनेस, अपने बढ़ते हुए बहरेपन को छिपा पाने में वो सफल रही। मैनेज का मतलब सफल रहना, कंसील का मतलब छिपाना, ग्रोइंग डिफनेस बढ़ता हुआ बहरापन। फ्रॉम फ्रेंड्स, भाई अपने दोस्तों से भी, एंड टीचर्स और टीचरों से भी वो इन बातों को छिपा पाई। बट बाय द टाइम, लेकिन उस समय, सी वॉज 11, लेकिन जब वो 11 वर्ष की हुई, जब एवलिन 11 वर्ष की हुई, हर मार्क्स हैड डेटरेटेड, तो उसके जो मार्क्स थे, हर मार्क्स हैड डेटरेटेड, यानी उसकी अवस्था और भी ज़्यादा बदतर हो गई, यानी उसको और कम सुनाई देने लगा। हर मार्क्स हैड डेटरेटेड, उसको और भी ज़्यादा कम सुनाई देने लगा। एंड हर हेड मिस्ट्रेस, और जो उसकी मुख्य अध्यापिका थी, जो एवलिन की मुख्य अध्यापिका थी, आर्ड हर पेरेंट्स, उसके माता पिता से आग्रह किया। एवलिन की मुख्य अध्यापिका ने उसके माता पिता से क्या आग्रह किया, टू टेक हर टू ए स्पेशलिस्ट, कि इसको आप कहाँ पर लेके जाओ, इसको आप किसी विशेषज्ञ के पास लेकर के जाओ। इट वॉज देन डिस्कवर्ड, तब ये पता चला, डेट हर हियरिंग, कि उसकी सुनने की क्षमता, उसकी श्रवण क्षमता, वाज सीवियरली इम्पेयर्ड, बुरी तरह से क्या हुई थी, इम्पेयर्ड, बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई थी। और एज ए रिजल्ट, और ये किस कारण से हुई थी, एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअली, धीरे धीरे, नर्व डैमेज, जो नसों में जो नुकसान आया था, जो तंत्रिका तंत्र में जो नुकसान हुआ था, उसके कारण ऐसा हुआ था। यानी तंत्रिका तंत्र में नुकसान होने से जो उसकी श्रवण क्षमता है वो सीवियरली, यानी बुरी तरह से इम्पेयर्ड का मतलब क्षतिग्रस्त होना। देवर एडवाइज्ड, उन्होंने सलाह दी, स्पेशलिस्ट ने सलाह दी, डैट सी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स, इसको श्रवण यंत्र लगवाए जाने चाहिए। इसको क्या लगवाना चाहिए, हियरिंग एड्स, जो सुनने में जो मदद करने वाले जो यंत्र होते हैं, तो वे इसको लगाए जाने चाहिए। एंड सेंड टू ए स्कूल फॉर द डीफ, और जो बहरों के लिए जो स्कूल होता है वहाँ पर इसको भेज देना चाहिए। स्पेशलिस्ट ने क्या सलाह दी उसकी मम्मी को, उसके पेरेंट्स को, भाई इसको श्रवण यानी जो सुनने में जो मदद करने वाले जो हियरिंग एड्स होती हैं वो इस लड़की को लगा देने चाहिए। एंड सेंड टू ए स्कूल फॉर द डीफ, और बहरों के लिए जो स्कूल होता है वहाँ पर इसको भेज देना चाहिए पढ़ने के लिए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, हर चीज़ काली दिखाई देने लगी। सेज एवलिन, एवलिन इन बातों को कहती है, भी हर चीज़ मेरे को काली दिखाई देने लगी। बट एवलिन वाज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन एवलिन जो थी वो साहस को छोड़ने वाली नहीं थी, यानी हार मानने वाली नहीं थी। गिव अप का मतलब छोड़ना यानी हार मानना, वो हार मानने वाली लड़की नहीं थी। सी वाज डेटरमाइंड, वो बड़े ही दृढ़ निश्चयी लड़की थी। सी वाज डेटरमाइंड टू लीड इन नॉर्मल लाइफ, यानी मेरे को कैसा जीवन जीना है, मेरे को सामान्य जीवन जीना है। उसने दृढ़ निश्चय कर रखा था, भी मेरे को कैसा जीवन जीना है, मैंने सामान्य जीवन जीना है। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और संगीत में मैंने अपनी रुचि बनाए रखनी है। परस्यू मीन्स जारी रखना, हर इंटरेस्ट अपनी रुचि, इन म्यूजिक यानी संगीत में, संगीत में उसने अपनी रुचि को बनाए रखा। वन डे, एक दिन क्या हुआ, सी नोटिस्ड ए गर्ल, उसने एक लड़की को देखा। सी नोटिस्ड ए गर्ल, उसने एक लड़की को देखा। प्लेइंग ए जाइलाफोन, जो जाइलाफोन जो जल तरंग नामक जो यंत्र होता है तो उसको वो बजा रही थी, जाइलाफोन। एंड डिसाइडेड डैट, और यह निश्चय किया, किसने किया, एवलिन ग्लेनी ने, डैट सी वांटेड टू प्ले इट टू, भाई मैं भी इस यंत्र को बजाना चाहती हूँ। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, ज़्यादातर अध्यापकों ने उसको क्या किया, हतोत्साहित किया। ज़्यादातर अध्यापकों ने उसको ये कहा भी आप ऐसा नहीं कर सकते, तो डिस्करेज किया, निरुत्साहित करना। बट परकजनिस्ट, लेकिन जो उसका एक टीचर था, जो क्या था, तबला वादक, उसका नाम क्या था, रोन फोर्ब्स। रोन फोर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल, तो उसकी क्षमता को देखा, उसकी योग्यता को देखा, उसके पोटेंशियल को देखा, उसके सामर्थ्य को देखा। ही बिगेन बाई ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स, उसने दो बड़े बड़े ड्रम्स को बजाना शुरू कर दिया। टू डिफरेंट नोट्स, उन दोनों ड्रमों से अलग अलग धुनें निकाली। टू डिफरेंट नोट्स, उसने क्या कहा, उसके टीचर ने, रोन फोर्ब्स ने, जो तबला वादक था, जो परकजनिस्ट था, डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, अपने कानों से मत सुनो। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, अपने कानों से मत सुनो। ही वुड से, उसने ऐसा कहा। ट्राई टू सेंस इट, इसको समझने की कोशिश करो। सम अदर वे, किसी दूसरे तरीके से, इसको किसी दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करो। सेज एवलिन,
एवलिन ये सब बातें कहती है। सडनली आई रियलाइज, अचानक से मैंने महसूस किया। सडनली आई रियलाइड, आई कुड फील द हायर ड्रम्स, मैं बड़े ड्रम को महसूस कर सकती थी। फ्रॉम द वेस्ट अप, कमर के ऊपर वाले भाग से, कमर के ऊपर वाले भाग से। एंड द लोअर वन, और जो छोटा ड्रम था, फ्रॉम द वेस्ट डाउन, कमर के नीचे वाले हिस्से से मैं छोटे ड्रम को महसूस कर सकती थी, और कमर के ऊपर वाले हिस्से से मैं बड़े ड्रम को महसूस कर सकती थी। फोर्ब्स, जो रोन फोर्ब्स था, रिपीटेड द एक्सरसाइज, तो उसने अपने अभ्यास को फिर से दोहराया। रोन फोर्ब्स ने अपनी उस कार्य को फिर से दोहराया। एंड सून एवलिन, और जल्दी ही एवलिन ने डिस्कवर्ड, पता लगा लिया, डैट शी कुड सेंस, की वो समझ सकती है, सर्टेन नोट्स, निश्चित धुनों को, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, अपने शरीर के अलग अलग अंगों से वो अलग अलग धुनों को समझ सकती है। आई हैड लर्नड, मैंने सीख लिया था, एवलिन ग्लेनी कहती है, मैंने सीख लिया था, टू ओपन माई माइंड, अपने दिमाग को मैंने खोल लिया था, एंड बॉडी, और शरीर को भी, टू साउंड्स, किसके प्रति खोल लिया था, ध्वनियों के प्रति, साउंड्स के प्रति, आवाज़ों के प्रति, एंड वाइब्रेशंस, कंपनों के प्रति। यानी अब मेरे दिमाग से और मेरे शरीर से मेरे को आवाज़ें और जो कंपन हैं वे सुनाई देने लग गए थे। भी मेरे कानों की बजाय मैं किससे समझ लेती थी, साउंड्स यानी ध्वनियों को और कंपनों को अपने माइंड और बॉडी से समझ लेती थी। द रेस्ट, जो बाकी, द रेस्ट वाज शेयर डिटर्मिनेशन, बाकी जो कार्य है वो मैंने किससे किया है, भाई दृढ़ निश्चय से किया है। शेयर का मतलब होता है मात्र, डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय, एंड हार्ड वर्क, और कठिन मेहनत। यानी बाकी जो भी मैंने कार्य किया, जो भी मैंने हासिल किया, वो अपने दृढ़ निश्चय से, शेयर डिटर्मिनेशन से, एंड हार्ड वर्क, और कठोर मेहनत से मैंने हासिल किया। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम डेट पॉइंट, तब से उसने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। ऑनवर्ड्स, उस समय के बाद, उस समय के बाद उसने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। सी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम, उसने यूनाइटेड किंगडम की यात्रा की। विद ए यूथ ऑर्केस्ट्रा, जो एक युवा वादक जो समूह होता है, युवा वाद्य यंत्रों का जो समूह होता है, वाद्य यंत्रों को बजाने वाले का जो समूह होता है, जो उसमें युवा कुछ युवा शामिल थे, युवा लोगों का समूह शामिल था, तो उनके साथ में उसने यूनाइटेड किंगडम की यात्रा की। एंड बाय द टाइम, और जिस समय, सी वाज 16, और जब वो 16 वर्ष की थी, जब वो 16 ईयर्स की थी, सी हैड डिसाइडेड, उसने निश्चय कर लिया, टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, यानी मैं संगीत को अपने जीवन का लक्ष्य बनाऊंगी। तो उसने 16 वर्ष की उम्र में संगीत को अपने जीवन का लक्ष्य बनाने का निश्चय कर लिया। शी ऑडिशनड फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, उसने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक के लिए प्रस्तुति दी। कब दी है, 17 वर्ष की उम्र में दी है। एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स, और सबसे ज़्यादा अंक हासिल किए। इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी, तो अकेडमी के इतिहास में सबसे ज़्यादा अंक लेने वाली सबसे पहली महिला कौन थी, यही थी। कौन थी, एवलिन ग्लेनी थी। यानी एकेडमी के इतिहास में रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, जो कि कहाँ पर है, लंदन में, तो जब वहाँ पर उसने अपनी प्रस्तुति दी तो सबसे ज़्यादा अंक उसने हासिल किए। किसने हासिल किए, एवलिन ग्लेनी ने हासिल किए। सी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस, पहले वो वाद्य जो यंत्रों का जो समूह था तो उससे प्रस्तुति दिया करती थी, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी प्रस्तुति, अकेली प्रस्तुति उसने देने शुरू कर दी। सोलो परफॉर्मेंस का मतलब है एक व्यक्ति के द्वारा दी जाने वाली प्रस्तुति। पहले वो जो ऑर्केस्ट्रल वर्क होता है, जो वाद्य यंत्रों का जो समूह होता है, तो वहाँ पर उसके द्वारा प्रस्तुति दिया करती थी, लेकिन बाद में उसने कैसी प्रस्तुति देनी शुरू कर दी, बाद में उसने जो प्रस्तुति देनी शुरू की है, अभी जैसे अकेले व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुति देना। सोलो परफॉर्मेंस का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति अकेला अपनी प्रस्तुति देता है तो उसको क्या कहते हैं, सोलो परफॉर्मेंस कहते हैं। तो ये आपको पता चल गया होगा, सोलो परफॉर्मेंस क्या होता है, जब कोई व्यक्ति अकेला अपनी प्रस्तुति देता है तो उसको क्या कहते हैं, सोलो परफॉर्मेंस कहते हैं। और ऑर्केस्ट्रा क्या होता है, वादक समूह होता है। तो पहले वो वादक समूह में अपनी प्रस्तुति दिया करती थी, लेकिन बाद में उसने अपनी प्रस्तुति अकेले व्यक्ति के तौर पर उसने अपनी प्रस्तुति देनी शुरू कर दी। परफॉर्मेंस प्रस्तुति कहते हैं, सोलो कहते हैं जब कोई व्यक्ति अकेला अपना प्रतिनिधित्व करता है।
जब कोई व्यक्ति अकेला अपनी प्रस्तुति देता है उसको सोलो परफॉर्मेंस कहते हैं। एट द एंड ऑफ हर 3 ईयर कोर्स, अपने 3 वर्ष के कोर्स के अंत तक, अपने 3 वर्ष के कोर्स के अंत तक शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, उसने बड़े बड़े अवार्ड हासिल किए। अब उसने क्या किए, एवलिन गलैनी ने बड़े बड़े अवार्ड्स उसने हासिल किए, बड़े बड़े इनाम उसने हासिल किए। एंड फॉर ऑल दिस, और यही सब, एवलिन, और इन सब बातों के बावजूद, एंड फॉर ऑल दिस, और इन सब बातों के बावजूद, एवलिन विल नॉट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। तो एवलिन जो है वो किसी भी तरह की हिंट की तरफ, संकेत की तरफ, जो संकेत किस तरफ हो, हीरोइक अचीवमेंट यानी बहादुरीपूर्ण जो कार्य है, भी आपने बड़ा बहादुरीपूर्ण कार्य किया है, तो इस तरह की जो हिंट है तो उसको वो एक्सेप्ट नहीं करती। एवलिन विल नॉट एक्सेप्ट, भाई एवलिन जो है वो स्वीकार नहीं करती एनी हिंट, किसी भी तरह के संकेत को, ऑफ हीरोइक अचीवमेंट, बहादुरीपूर्ण जो उपलब्धि है, तो भाई आपने बड़ा ही बहादुरी का काम किया, तो ऐसी उपलब्धि आपने हासिल की, तो इस तरह के किसी भी संकेत को वो स्वीकार नहीं करती। वो आगे क्या कहते हैं, उसके द्वारा कही गई लाइनें, एवलिन गलैनी के द्वारा कही गई लाइनें, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या कहती है सभी बच्चों को, इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि आप मेहनत करते हो, इफ़ यू वर्क हार्ड, ये सब के लिए, संपूर्ण मानव जाति के लिए, ये जो उसका कथन है एवलिन गलैनी का, ये संपूर्ण मानव जाति के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो क्या कहती है, इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि आप मेहनत करते हो, यदि आप सभी मेहनत करते हो, एंड नो, और जान लेते हो, वेयर यू आर गोइंग, आप किस दिशा में जा रहे हो, आप मेहनत भी कर रहे हो और ये जान लेते हो आप किस दिशा में जा रहे हो, तो यू विल गेट देयर, आप वहाँ पर पहुँच जाओगे। यू विल गेट देयर, आप मेहनत करते हैं, अभी आप सख्त मेहनत करते हैं और जान लेते हैं अभी आपकी दिशा क्या है, तो आप अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंच जाओगे, ऐसा उसने कहा है। एंड शी गोट राइट टू द टॉप, और वो सीधे ही सर्वश्रेष्ठ शिखर पर पहुंच गई, और वो सीधे ही टॉप पर पहुंच गई, सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंच गई। द वर्ल्ड मोस्ट शॉट, तो संसार की, द वर्ल्ड मोस्ट, संसार के सबसे ज़्यादा लोग जिसकी चाह रखते हैं, द वर्ल्ड मोस्ट, संसार के सबसे ज़्यादा, शॉट मीन्स जिसकी चाह रखी जाती है, आफ्टर मल्टी परकजनिस्ट यानी बहुसंख्यक, मल्टी होता है बहुसंख्यक, परकजनिस्ट होता है तबला वादन, यानी बहुत से तरह के तबला वादन, बहुत से तरह के जो तबला वादन के कार्य में जिसकी में चाह रहती है लोगों की, यानी तबला वादन के कार्यों में जिसमें बहुत से लोगों की चाह रहती है, तो उस तबला वादन में वो सबसे कहाँ पर पहुंच गई है, टॉप पर। तो तबला बजाने वालों में वो कौन से पद पर पहुंच गए, सबसे टॉप पर वो पहुंच गई है, यानी बहुत से तबला वादनकारी है, यानी बहुत से तबले उसको बजाने आ गए, यानी जो भी तबले थे, जो भी परकशनिस्ट का जो कार्य था वो उसको करना आ गया, तो उन तबले वादन का जो कार्य था तो उसमें बहुत से ज़्यादा लोगों की जो चाह रहती है, तो उस तबले वादन कार्य में वो क्या पहुंच गई, सबसे टॉप पर पहुंच गई। विद ए मास्टरी, उसके साथ साथ तबला वादन के साथ साथ, विद ए मास्टरी ऑफ सम थाउजेंड इंस्ट्रूमेंट्स, उसने कुछ हजार अन्य वाद्य यंत्रों में भी क्या हासिल कर ली थी, मास्टरी, यानी महारत हासिल कर लिया था, यानी उसको सिर्फ तबला वादन नहीं आता था, उसको तबले वादन के अलावा भी अन्य चीज़ें बजानी आती थी, अन्य इंस्ट्रूमेंट भी बजाने आते थे। एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और उसका जो इंटरनेशनल शेड्यूल है, जो अंतर्राष्ट्रीय जो कार्यक्रम है वो बड़ा ही क्या है, हेक्टिक। तो आज के समय में उसके जो अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं वो बड़े ही अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में क्या रहती है, व्यस्त रहती है, तो आज वो अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में व्यस्त रहती है। इट इज इंट्रिगिंग, इट इज इंट्रिगिंग, तो यह बड़ा रुचिकर है, टू वॉच एवलिन फंक्शन, एवलिन के फंक्शन को देखना क्या है, बहुत ही, इट इज इंट्रिगिंग, इट इज इंट्रिगिंग, यह काफ़ी रुचिकर है, टू वॉच एवलिन, एवलिन को देखना, एवलिन के फंक्शंस को देखना, एवलिन के कार्यक्रम को देखना काफ़ी क्या है, इंट्रिगिंग का मतलब है रुचिकर, इंट्रिगिंग का मतलब है रुचिकर, भी उसके कार्य को देखना, उसके फंक्शंस को देखना क्या है, काफ़ी रुचिकर है। सो एफर्टलेसली, बिना प्रयास के, बिना एफर्ट किए ही, विदाउट हियरिंग, बिना सुने ही, उसको, वह सुनती भी नहीं, भी कानों से वो सुन नहीं सकती, लेकिन फिर भी अपने फंक्शन को इतनी अच्छी तरह से प्रस्तुति देती है, तो उसके फंक्शंस को देखना क्या है, इंट्रिग्यूइंग है, रुचिकर है। इन आवर 2 आवर डिस्कशंस,
तो 2 घंटे तक हमने उससे बात की, 2 घंटे तक हमने एवलिन ग्लैनी से वार्तालाप किया। सी नेवर मिस्ड ए वर्ड, तो कोई इंटरव्यू लेने वाले थे तो उन्होंने उससे एवलिन से 2 घंटे तक उसका इंटरव्यू लिया। सी नेवर मिस्ड ए वर्ड, तो उसने एक शब्द को भी नहीं छोड़ा, जितने हमने शब्द बोले वे सारे शब्द उसको समझ में आ गए। अब वो क्या कहती है एवलिन ग्लैनी, मैन विद बूसी बियर्ड्स, यानी जिन आदमियों की बड़ी बड़ी दाढ़ी होती है, गिव मी ट्रबल, उन आदमियों से मेरे को कठिनाई होती है, वे आदमी मेरे को कष्ट देते हैं। शी लाफ्ड, वो हंसी। इट इज़, ये आप जो है फ़ोटो, ये एवलिन ग्लैनी का फ़ोटो देख सकते हैं और किस तरह से ये यहाँ पर अपनी प्रस्तुति दे रही है, आप इसको देख सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं भाई, जैसे ऑर्केस्ट्रा, ये जो जाइलोफोन है, जाइलोफोन को आप देख सकते हो, यहाँ पर जाइलोफोन का फ़ोटो है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये किस चीज़ का फ़ोटो है, ये जाइलोफोन का फ़ोटो है। तो यहाँ पर फ़ोटो आपको दिखाई दे रहा है और एवलिन ग्लैनी का फ़ोटो आपको दिखाई दे रहा है। एवलिन ग्लैनी किस तरह से क्या बजा रही है, जाइलोफोन को बजा रही है। तो ये आप फ़ोटो में देख सकते हैं जाइलोफोन को ये कैसे बजा रही है, हालांकि इसको सुना ही नहीं दे रहा है। तो ये क्या कहती है, सी लाफ्ड, इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इसका मतलब ये नहीं है भाई मेरे को उनके होठ नहीं दिखाई देते, भी बड़ी बड़ी दाढ़ी होने की वजह से, मूछें होने की वजह से मेरे को उनके होठ नहीं दिखाई देते, ऐसा इसलिए नहीं है। इट इज़ द होल फेस, भाई उनको सारा चेहरा है, उनके सारे चेहरे पर भी बाल उगे होते हैं, स्पेशली द आईज, विशेषकर आँखों पर भी बाल उगे होते हैं, इसलिए मेरे को भाई इससे मेरे को क्या होती है भाई, कठिनाई होती है। सी स्पीक्स फ्लॉलेसली, वो बगैर गलती की वे बोलती है, विद ए स्कॉटिश लिल्ट, और वो स्कॉटलैंड की जो स्कॉटलैंड देश है वहाँ पर जो आवाज़, वहाँ पर जो लैंग्वेज बोली जाती है तो उस लैंग्वेज में वो बोलती है, यानी स्कॉटिश लिल्ट, लिल्ट का मतलब तर्ज। तो वहाँ पर वो किस देश की बोली को बोलती है, स्कॉटलैंड की बोली को बोलती है, भाषा को बोलती है। माई स्पीच इट क्लियर, मेरी आवाज़ स्पष्ट है। एवलिन ग्लैनी क्या कहते हैं, मेरी आवाज़ क्या है, स्पष्ट है। बिकॉज आई कुड हीयर, क्योंकि मैं सुन सकती थी। टिल आई वाज 11, यानी 11 वर्ष की उम्र तक मैं सुन सकती थी। एवलिन ग्लैनी क्या कहती है, मेरी सुनने शक्ति कब प्रभावित हुई है, तो वो 11 वर्ष की होगी, तो 11 वर्ष तक तो वो सुन सकती थी। सी से जो कहती है, बट डैट डज नॉट एक्सप्लेन, लेकिन वो इस बात को एक्सप्लेन नहीं करती, इस बात की व्याख्या नहीं करती। हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच, भी उसने फ्रेंच भाषा कैसे सीखी, उसने फ्रेंच भाषा कैसे सीखी, एंड मास्टर बेसिक जापानी, जो जापानी जो मूल भाषा है, जो जापान की भाषा है, उस भाषा में भी महारत कैसे हासिल किया, तो उसने इन बातों को नहीं बताया। हम मानते हैं उसने स्कॉटलैंड की भाषा जो है उसका उसको स्कॉटलैंड की भाषा आती है, क्योंकि स्कॉटलैंड के रहने वाली थी और 11 वर्ष तक वो सुन सकती थी, तो इसलिए उसको स्कॉटलैंड की जो भाषा है वो अच्छी तरह से उसको आती है, क्योंकि वो उस देश की थी। लेकिन उसने फ्रेंच भाषा को या जो जापान की भाषा है, इन दोनों भाषाओं में भी महारत कैसे हासिल किया, इन बातों को वो एक्सप्लेन नहीं करती, इन बातों को वो नहीं बताती है। एज फॉर म्यूजिक, जहाँ तक संगीत का प्रश्न है, जहाँ तक संगीत की बातें हैं, सी एक्सपीरियंस, वो कहती है संगीत के बारे में, वो क्या कहती है एवलिन ग्लैनी, इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। इट पोर्स, पोर्स का मतलब उड़ेलना, इट पोर्स यानी ये उड़ेला जाता है, इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, यानी मेरे शरीर के हर अंग के द्वारा ये मेरे शरीर में उड़ेला जाता है। जो संगीत है वो इसके शरीर में कैसे प्रवेश करता है, इसके शरीर के अंगों के द्वारा। इट टिंगल्स, ये गुदगुदाता है, संगीत मेरे को गुदगुदाता है। इन द स्किन, यानी मेरी त्वचा को भी गुदगुदाता है। माई चीक बोन्स, मेरी जो गाल की जो हड्डियां हैं उनको भी गुदगुदाता है। एंड इवन माई हेयर, मेरे बालों को भी ये गुदगुदाता है। यानी संगीत जो है मेरे शरीर के हर हिस्से से संगीत मेरे शरीर में प्रवेश करता है, चाहे वो मेरे बाल हैं, चाहे वे मेरे गाल हैं, और चाहे वो मेरी त्वचा है, तो हर पार्ट से, शरीर के हर पार्ट से संगीत मेरे अंदर प्रवेश करता है। When she plays द जाइलोफोन, जब वो जाइलोफोन को बजाती है, शी कैन सेंस द साउंड, तो वो आवाज़ को समझ जाती है।
पासिंग ऑफ द स्टिक्स, जो कि स्टिक्स के माध्यम से, जो कि जो छड़ियाँ हैं, जो डंडे हैं, उन डंडों के माध्यम से इनटू हर फिंगर टिप्स, तो वो जो साउंड है वो कहाँ पहुँच जाती है, स्टिक्स से वो साउंड उसकी फिंगर टिप्स यानी उंगलियों अगले हिस्से में पहुँच जाती है। बाई लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स, ड्रम्स के ऊपर झुक करके जब वो ड्रम बजाती है, सी कैन फील द रेजोनेंस, तो उसकी प्रतिध्वनि को महसूस कर सकती है। फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, जो उसके शरीर में प्रवेश कर रही है, तो उस ध्वनि को वो महसूस कर सकती है जो कि उसके शरीर में प्रवेश कर रही है। ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म, तो लकड़ी के बने हुए चबूतरे पर, लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर। सी रिमूव्स हर शूज, वो अपने जूतों को उतार देती है। कौन उतार देती है? एवलिन ग्लैनी अपने जूतों को उतार देती है। सो डैट, वो ऐसा इसलिए करती है, द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फिट, जो कंपन है वो उसके नंगे पैर से कहावत पहुंच सके, अप हर लेग्स, ताकि कंपन उसके नंगे पैरों से उसके ऊपर के पैरों में, उसकी टांगों में पहुंच जाए। इसलिए वो ऐसा कहते हैं, अभी नीचे जो पैर हैं, जो उसके नंगे पैर, उनके पैरों से ऊपर के शरीर में प्रवेश कर जाए, ऊपर के पैरों में चला जाए। वो ऐसा इसलिए करती है, फर लेग्स यानी जो उसकी टांगे हैं वहाँ पर संगीत पहुँच जाए, ऐसा वो इसलिए करती है। तो वो क्या कर देते हैं, किसी लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर अपने जूतों को उतार देती है। ऐसा क्यों करती है? ताकि जो वाइब्रेशन है, जो कंपन है, जो संगीत है, वो उसके पैरों के माध्यम से, जो उसकी टांगे हैं, जो ऊपर जो उसका शरीर, ऊपर वाला शरीर, वहाँ पर वो संगीत पहुँच जाए, ऐसा वो इसलिए करती है। नोट सरप्राइजिंगली, इसमें हैरान होने की बात नहीं है। नोट सरप्राइजिंगली, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस, एवलिन क्या करती है, अपने ऑडियंस को, अपने श्रोताओं को, अपने सुनने वालों को खुश कर देती है। एवलिन अपने श्रोताओं को क्या कर देती है? खुश कर देती है। इन 1991 1991 में, इन 1991 1991 में सी वाज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। 1991 में सी वाज प्रेजेंटेड, उसने प्रस्तुति दी, 1991 में उसने प्रस्तुति दी विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी। तो 1991 में सी वाज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। तो सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, तो ये उसको कब दिया गया है? 1991 में दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी के द्वारा दिया गया है। तो रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी के द्वारा 1991 में उसको क्या दिया गया है? सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड उसको दिया गया। सेज मास्टर परकजनिस्ट जेम्स ब्लेड, तो जो मुख्य तबलची हैं, मुख्य तबलची हैं, जो मुख्य तबला वादक हैं, जिसका नाम क्या था? जेम्स ब्लेड। तो उसके बारे में क्या कहते हैं? तो गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग, भगवान ने उससे उसकी सुनने की शक्ति छीन ली। गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग, भगवान ने एवलिन से क्या किया? उसकी सुनने की शक्ति छीन ली। बट ही हैज गिवन हर बैक, लेकिन उसने उसको दे दिया, क्या दिया है? बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, कुछ असाधारण चीज़ उसको दे दी। वट वी हियर, जो हम सुनते हैं ना, सी फील्स, वो उस चीज़ को महसूस करती है। फार मोर डीपली, ज़्यादा गहराई से, देन एनी ऑफ अस, हमसे। वट वी हियर, जो हम सुनते हैं, सी फील्स, वो उस चीज़ को महसूस करती है। फार मोर डीपली, ज़्यादा गहराई से, देन एनी ऑफ अस, हमसे, यानी हमसे ज़्यादा गहराई से। तो जो हम कानों से इतनी अच्छी तरह से नहीं समझ पाते, तो वो उस चीज़ को वैसे ही समझ लेती है, यानी उसमें समझने की शक्ति क्या है, भगवान ने उसको इतनी ज़्यादा समझ विकसित की उसके अंदर, यानी वो उन चीज़ों को बगैर सुने ही समझ लेती है। क्योंकि उसके जो शरीर के जो बॉडी पार्ट हैं, तो उसके शरीर के जो बॉडी पार्ट्स, उसके शरीर के हर एक पार्ट से जो आवाज़ है उसके शरीर में प्रवेश करती है। डैट इज़ वाई, यही कारण है, सी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, वो संगीत की इतनी अच्छी तरह से प्रस्तुति देती है, वो संगीत को इतनी अच्छी तरह से पेश करती है, तो इसके पीछे यही रीज़न है कि वो संगीत की इतनी अच्छी प्रस्तुति देती है। एवलिन कन्फेसिस, एवलिन इस बात को स्वीकार करती है, कन्फेस करती है, डैट सी इज़ समथिंग ऑफ ए वर्क एहोलिक, यानी वो किस तरह की है भी? वो एक ऐसी व्यक्ति है जिसको क्या कहा गया? वर्क एहोलिक, यानी ऐसा व्यक्ति जो काम किए बगैर नहीं रह सकता। वर्क एहोलिक क्या होता है? जो व्यक्ति काम किए बगैर नहीं रह सकता। तो एवलिन स्वयं स्वीकार करती है कि भी मैं इस तरह की हूँ कि मैं काम किए बगैर नहीं रह सकती। आई हैव जस्ट गो टू वर्क, मेरे को काम करना पड़ता है। ओफन हार्ड, और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। देन क्लासिकल म्यूजिशियन, जो क्लासिकल जो शास्त्रीय जो संगीतकार होते हैं, मेरे को उनसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है।
बट द रिवार्ड्स आर एनॉर्मस, लेकिन जो इनाम है ना, वो इनाम बहुत ही क्या है, बट द रिवार्ड्स आर एनॉर्मस, लेकिन जो इनाम है ना वो काफ़ी क्या है, एनॉर्मस है, वे काफ़ी विशाल हैं। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट, तो नियमित जो रेगुलर जो कंसर्ट हैं संगीत सभाओं के अलावा, नियमित संगीत सभाओं के अलावा, एवलिन आल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट, तो एवलिन जो है वो फ्री में भी अपनी प्रस्तुति देती है, फ्री में भी संगीत सभाएं करती है। कहाँ कहाँ फ्री में संगीत सभाएं करती है वो, इन प्रिजन्स भी, जेलों में करती है, एंड हॉस्पिटल्स, अस्पतालों में भी मुफ्त में प्रस्तुति देती है। शी आल्सो गिव्स हाई प्रियोरिटी, वो ज़्यादा प्राथमिकता किस चीज़ को देती है, टू क्लासेज फॉर यंग म्यूजिशियन, जो युवा संगीतकार होते हैं तो उनके पास जाना, उनकी क्लासों को अटेंड करना, वो ज़्यादा भाई उसकी प्राथमिकता देती है। तो जो युवा संगीतकार हैं उनको सिखाने के लिए उन्हीं क्लासों में जाने को ज़्यादा प्राथमिकता देती है। एन रिचलिन ऑफ द बिथोवन फंड, जो बिथोवन फंड की जो एन रिचलिन है वो डीफ चिल्ड्रन सेज, तो वो बच्चों के लिए एक फंड बनाया हुआ है जिसका नाम क्या है, बिथोवन फंड। तो जहाँ कोई भी आदमी पैसे दे सकता है, तो उस फंड में जो काम करने वाली एक सेविका है उसका नाम क्या है, एन रिचलिन। तो वो क्या कहती है, सी इज ए शाइनिंग इंस्पिरेशन, वो एक चमकती हुई प्रेरणा है, वो एक इतनी अच्छी प्रेरणा है फॉर डीफ चिल्ड्रन, यानी बहरे बच्चों के लिए वो क्या है, एक चमकती हुई क्या बताया गया उसको, इंस्पिरेशन कहा गया, एक प्रेरणा बताया गया है। एन रिचलिन ने क्या कहा है एवलिन ग्लैनी के बारे में कि वो बहरे बच्चों के लिए क्या है, एक प्रेरणा है। दे सी डैट, वे उस देखते हैं, देर इज नो वेयर डैट दे कैन नॉट गो, जब वे उसको देखते हैं, जब वे एवलिन ग्लैनी को देखते हैं तो उन्हें महसूस होता है, यानी ऐसी कोई जगह नहीं है, दे डैट दे कैन नॉट गो, जहाँ वे बच्चे जा नहीं सकते, यानी ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ वे बच्चे जा नहीं सकते। तो एन जो ये बताया गया है, एन रिचलिन किसके बारे में कहती है, एवलिन ग्लैनी के बारे में कहती है। और ये कौन है, ये बिथोवन फंड में काम करती है। और ये किसके बारे में कहती है, ये एवलिन ग्लैनी के बारे में कहती है। और बिथोवन फंड किसके लिए है, बहरे बच्चों के लिए है। और बहरे बच्चों को उनको साइनिंग इंस्पिरेशन कौन है बहरे बच्चों के लिए, एवलिन ग्लैनी है, यानी एवलिन ग्लैनी किसके लिए प्रेरणादायक है, बहरे बच्चों के लिए एवलिन ग्लैनी एक प्रेरणा का काम करती है। वे उसको देख करके ऐसा महसूस करते हैं कि ऐसी कोई जगह नहीं है उनके लिए जहाँ वे बच्चे जा नहीं सकते। एवलिन ग्लैनी हैज ऑलरेडी एकम्प्लिश्ड, एवलिन ग्लैनी पहले से ही उन चीज़ों को प्राप्त कर चुकी हैं, मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, तो उसकी उम्र से 2 गुनी उम्र के व्यक्ति जिसको अभी तक प्राप्त नहीं कर पाए हैं, तो वो पुरस्कार, वे इनाम, वो पदवी उसको पहले ही मिल गई है। सी हैज़ ब्रोड परकजन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, और उसने तबले को ऑर्केस्ट्रा से पहले स्थान पर पहुंचा दिया है, यानी ऑर्केस्ट्रा से पहले स्थान पर कौन पहुंच गया है, किसका स्थान आ गया है, तबले का। एंड डेमोन्स्ट्रेटेड डैट, और यह बात उसने स्पष्ट कर दी है, इस बात को प्रदर्शित कर दिया है, डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है, दिखा दिया है, दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, यानी जो तबला है ये बड़ा ही प्रभावित करने वाला है। जो तबला है इस बात का उसने प्रदर्शन कर दिया है एवलिन ग्लैनी ने, ये बड़ा ही प्रभावित करने वाला, इट कैन बी वेरी मूविंग। सी हैज गिवन इंस्पिरेशन टू दोज, वो उन लोगों को भी प्रेरणा दे चुकी है, हु आर क्या है, हु आर हैंडीकैप्ड, जो लोग अपाहिज है, तो अपाहिज के लिए भी, अपाहिज लोगों के लिए भी वो क्या है, वो एक प्रेरणा है। पीपल हु लुक टू हर, जो लोग उसकी तरफ देखते हैं, पीपल हु लुक टू हर, जो लोग किसकी तरफ देखते हैं, एवलिन ग्लैनी की तरफ। एंड से, और ये कहते हैं, इफ शी कैन डू, यदि ये इस काम को कर सकती है, आई कैन, तो मैं भी इस काम को कर सकता हूँ। एंड नोट द लिएस्ट, और इससे कम नहीं कर सकता, इससे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। सी हैज गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, तो उसने मिलियंस, 1 मिलियन में भाई 10 लाख की संख्या होती है, तो मिलियंस, या इसमें हम कह सकते हैं भी एक तरह से कह सकते हैं भी लाखों लोगों को, एक तरह से अगर काफ़ी सारे मिलियन हो जाए, 10 मिलियन में भाई 1 करोड़ हो जाता है, ठीक है, क्योंकि 10 मिलियन का 1 लाख होता है, तो वो कह सकते हैं यहाँ पर कि करोड़ों लोगों के लिए उसने बहुत ही ज़्यादा प्रेरणा प्रदान की है। और करोड़ों लोग उसको देख करके क्या कहते हैं, अगर ये इस काम को कर सकती है तो हम भी इस काम को कर सकते हैं, और इसे कम नहीं कर सकते। सी हैज गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, उसने करोड़ों लोगों को क्या प्रदान की है, उसने करोड़ों लोगों को खुशी प्रदान की है। तो इसके जो ऑथर हैं उसका नाम क्या है, डेबोरा काउले। आपसे एक नंबर पूछा जाता है भाई, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस लेसन एंड इट्स राइटर, भाई इसके लेसन का क्या नाम है, इस लेसन का नाम बताइए। तो द नेम ऑफ दिस लेसन इज,
द साउंड ऑफ म्यूजिक एंड द नेम ऑफ द राइटर इज डेबोरा काउले। जो इसके नरेटर है, जो इसके ऑथर है, उनका नाम क्या है, डेबोरा काउले है। तो ये लेसन किससे संबंधित है, तो ये लेसन जो है एवलिन ग्लैनी से संबंधित है। आपसे प्रश्न आपको बताया गया था भाई एवलिन ग्लैनी का जो कंप्लीट नेम है वो क्या है, तो उसका कंप्लीट नेम क्या है, डेम एवलिन एलिजाबेथ एन। तो ये इसका क्या है, ये उसका कंप्लीट नाम है। और एवलिन ग्लैनी का जन्म कब हुआ था, तो एवलिन ग्लैनी का जो जन्म है वो 19 जुलाई 1965 में हुआ था। एवलिन ग्लैनी की मम्मी का क्या नाम था, तो एवलिन ग्लैनी की मम्मी का क्या नाम था, आइसाबेल ग्लैनी। आइसाबेल ग्लैनी उसकी मम्मी का नाम था। तो एवलिन ग्लैनी भी पहली बार कब पता चला, पहली बार उसके बहरेपन का पहली बार कब पता चला, तो जब वो 8 वर्ष की थी तब पहली बार उसके बहरेपन का पता चला। ठीक है, तो उसका बहरापन और ज़्यादा कब बिगड़ गया, यानी और भी ज़्यादा वो बहरी कब हो गई, तो वो 11 वर्ष की उम्र में वो बहुत ही बहरी हो गई थी। तो 11 वर्ष की उम्र में उसका सबको पता चल गया था भी बहरी, इसको ये सुनाई नहीं देता। और उसकी जो हेड मिस्ट्रेस है, जो उसकी मुख्य अध्यापिका, उसने उसके पेरेंट्स को ये कहा था कि इसको किसी स्पेशलिस्ट के पास ले जाओ। कब कहा था, जब वो 11 वर्ष की थी। तो 11 वर्ष की उम्र में तो उसकी हेड मिस्ट्रेस ने, उसकी मुख्य अध्यापिका ने उसके पेरेंट्स को ये कह दिया था भी इसको यहाँ से किसी स्पेशलिस्ट के पास लेके जाओ। तो एवलिन ग्लैनी की जो भी सुनने की क्षमता है वो किस कारण से उसको भी सुनाई देना बंद हो गया था, क्योंकि जो उसका तंत्रिका तंत्र था ना उसमें कोई नुकसान पहुंचा था। तो उसके तंत्रिका तंत्र में क्या पहुंचा था, कोई नुकसान पहुंचा था, जिसकी वजह से उसको सुनाई देना कम हो गया था। तो उसका तंत्रिका तंत्र बुरी तरह से प्रभावित हुआ था, उसका नष्ट हुआ था तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र क्या होता है, जिसको कहते हैं नर्व, नर्व होता तंत्रिका, डैमेज होता नुकसान। जब उसके तंत्रिका तंत्र में नुकसान हुआ था तो धीरे धीरे उसकी सुनने की शक्ति जाती रही थी। और स्पेशलिस्ट ने उसको यह सलाह दी थी उसके पेरेंट्स को, भाई इसको जो है श्रवण, जो सुनने में सहायक है जो यंत्र होते हैं तो उसको लगा देने चाहिए, यानी श्रवण यंत्र जो होते हैं, सुनने में सहायक जो यंत्र होते हैं वे उसको फिट कर देने चाहिए। और इसको ऐसे स्कूल में भेज देना चाहिए जो किसके लिए हो, जो बहरे बच्चों के स्कूलों में इसको भेज देना चाहिए। लेकिन एवलिन कैसी लड़की थी, वो बड़ी ही डेटरमाइंड यानी दृढ़ निश्चय वाली लड़की थी, और उसने अपनी संगीत में रुचि को बनाए रखा। और यहाँ पर इस लेसन में उसके एक टीचर का नाम भी यहाँ पर उजागर हुआ है। एक टीचर के नाम का भी हमें पता चला, जिसका नाम क्या था, रोन फोर्ब्स, जो कि क्या था, एक परकजनिस्ट था, एक तबला वादक था। उसने उसके क्या किया, उसने उसके पोटेंशियल को, उसने उसके सामर्थ्य को, उसने उसके पोटेंशियल को देखा था और उसने उसकी मदद की थी। तो एवलिन ग्लैनी ने उसके बाद क्या किया था, अपनी माइंड को और अपनी बॉडी को संगीत के लिए खोल दिया था। यानी अब उसको जो संगीत है वो कानों से नहीं सुनता था, बल्कि उसकी बॉडी से और दिमाग से वो अपने संगीत को सुनती थी। यानी उसने अपने शरीर के हर पार्ट को संगीत के लिए खोल दिया था। और जब एवलिन 16 वर्ष की थी तो उस समय से ही उसने संगीत को अपने जीवन का क्या बना लिया था, लक्ष्य बना लिया था। मैंने अपने जीवन में क्या बनना है, संगीतज्ञ बनना है। तो 16 वर्ष की उम्र में उसने यह डिसाइड कर लिया था मेरे को क्या बनना है, मेरे को संगीतज्ञ बनना है। और 17 वर्ष की उम्र में उसने अपनी पहली प्रस्तुति दी थी। और कहाँ दी थी उसने अपनी पहली प्रस्तुति, जो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक है, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक कहाँ पर है, लंदन में। तो लंदन में उसने अपनी पहली प्रस्तुति कब दी थी, तो 17 वर्ष की उम्र में उसने अपनी पहली प्रस्तुति लंदन की रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में दी थी। तो एवलिन ग्लैनी कौन से देश से संबंध रखती है, तो एवलिन ग्लैनी जो है वो स्कॉटलैंड से संबंधित रखती है। एवलिन ग्लैनी ने कहाँ से संबंध रखती है, वो स्कॉटलैंड से संबंधित रखती है। और उसको स्कॉटलैंड की जो भाषा है वो उसको अच्छी तरह से आती है, क्योंकि 11 वर्ष की उम्र तक उसको सुनाई देता था। उसने अपनी शिक्षा कहाँ से ग्रहण की, उसने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, जो कि कहाँ पर है, लंदन में, तो वहाँ से उसने अपनी शिक्षा ग्रहण की। उसके पेरेंट्स का क्या नाम है, आपसे पेरेंट्स का नाम पूछा जा सकता है। तो हर्बर्ट ऑर्थर ग्लैनी, हर्बर्ट ऑर्थर ग्लैनी ये उसके पेरेंट्स थे, हर्बर्ट ऑर्थर ग्लैनी। अब उसको कौन कौन सी भाषाएं आती है, उसको स्कॉटलैंड की भाषा जो स्कॉटिश लैंग्वेज है वो भी उसको आती है, उसको फ्रेंच लैंग्वेज भी आती है, उसको जापानीज लैंग्वेज भी आती है। तो ये तीनों भाषाएं उसको अच्छी तरह से आती हैं। और 1991 में उसको सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, जो रॉयल फिल्हार्मोनिक सोसाइटी के द्वारा दिया गया था। एकल वादक का खिताब, एकल वादक का जो खिताब है, सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड भी उसको कब दिया गया था, 1991 में उसको सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया, एवलिन ग्लैनी को दिया गया। और जो मुख्य तबलची थे जिसका नाम क्या था, जेम्स ब्लेड, उसने उसके बारे में क्या कहा है कि भगवान ने एवलिन से उसकी सुनने की शक्ति तो छीन ली, लेकिन बदले में उसको ऐसा कुछ दे दिया जो कि बहुत ही क्या था, असाधारण था। जो हम सुनते हैं ना वो उस चीज़ को महसूस कर लेती है,
और हमसे भी ज़्यादा गहराई से महसूस कर लेती है। यानी हम तो अपने कानों से सुनती है और वो अपने बॉडी पार्ट से उस चीज़ को समझ लेती है। और इसी कारण से यही एक कारण है कि वो संगीत की प्रस्तुति इतनी अच्छी तरह से देती है। उसकी संगीत की प्रस्तुति के पीछे जेम्स ब्लेड ने क्या रीज़न दिया है कि भाई जो कुछ हम सुनते हैं वो उन सभी चीज़ों को अपने बॉडी पार्ट से क्या कर लेती है, महसूस कर लेती है। और इसी कारण से वो इतनी अच्छी प्रस्तुति देती है। तो एवलिन ग्रैनी जो है वो संगीत सभाएँ मुफ्त में भी संगीत सभाएँ देती है। कहाँ कहाँ देती है मुफ्त में संगीत सभाएँ? वो जेलों में, अस्पतालों में भी अपनी जो मुफ्त जो संगीत सभा है उनकी प्रस्तुति देती है। और जो युवा संगीतकारें हैं, जो युवा संगीतकार होते हैं, उनकी क्लासों में भी जाना वो पसंद करते थे। तो पहली प्राथमिकता कहाँ जाने की होती है उसकी? युवा संगीतकारों की कक्षा में जाने की उसकी पहली प्राथमिकता होती है। तो एवलिन ग्लैनी ने क्या काम किया है? एवलिन ग्लैनी ने तबले को ऑर्केस्ट्रा से पहले स्थान पर ला दिया है। एवलिन ग्लैनी ने किसको पहले स्थान पर पहुंचा दिया है? एवलिन ग्लैनी ने जो परकजन होता है, जो तबला होता है, उसको पहले स्थान पर ला दिया है। पहले यानी ऑर्केस्ट्रा से पहले स्थान पर ला दिया है। यानी सबसे पहले स्थान पर किसको पहुंचा दिया है? परकजन को, तबले को। और उसको 2015 में भी, उसको 2015 में किस पुरस्कार से नवाजा गया है? पोलर म्यूजिक प्राइज से उसको नवाजा गया है। ओके भाई, आई होप मैं आशा करता हूँ you have understood all the concepts what I taught you। इन जो भी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं, जो भी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर सिखाई हैं, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। सो बेस्ट ऑफ लक। ओके, थैंक यू।